चलिए भाई, समझते हैं हम लोग समपराशरी विलयन आज, है ना। परासरण के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। परासरण के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा करके हम लोग कहां पहुंचते हैं? समपराशरी विलयन। समपराशरी परासरण की क्रिया क्या होती है? विलायक के कणों का किसके थ्रू? एसपीएम के थ्रू, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू विलयन की तरफ जाना या प्रवाहित होना। विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलयन की तरफ प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। ठीक। अब यहां पे बात आती है समपरासारी विलयन किसे कहेंगे? मतलब ऐसे विलयन जिसमें परासरण की क्रिया क्या हो? समान हो, अर्थात परासरण दाब का मान क्या हो? समान हो। यही तो है। यहां से यहां जब ये जाएगा, एक परासरण दाब काम करता है, हम लोग जानते हैं, है ना। और ये परासरण दाब जो होगा, अगर हम दो विलयन लें और दोनों विलयनों का परासरण दाब क्या हो? समान हो। मतलब जितना तेजी से ये इधर प्रवाहित हो रहा है विलायक, ऐसे ही दूसरा वाला जो विलयन होगा उसमें भी अगर उतनी तेजी से प्रवाहित होगा तो दोनों के लिए परासरण दाब का मान क्या होगा? समान होगा। मतलब परासरण दाब किसे कहते हैं? वह वाह्य दाब जो क्या करता है? परासरण की क्रिया को क्या कर दे? रोक दे। मतलब हम लोग वाह्य दाब अगर इस पे लगाएं, जितना वाह्य दाब हम लगाए हैं, ठीक, जितना वाह्य दाब लगाए हैं परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, अगले वाले विलयन पर भी अगर उतना ही दाब लगा करके रोका जा रहा है तो दोनों विलयन क्या कहलाएंगे? समपरासारी विलयन कहलाएंगे। समझा? समपरासारी का तात्पर्य सीधे क्या है? समपरासारी का तात्पर्य सीधे क्या है बताओ? जिसमें समान ताप पर दो विलयनों का परासरण दाब क्या हो? समान हो। समान ताप पर दो विलयनों का परासरण दाब अगर समान हो तो दोनों विलयन क्या कहलाएंगे? समपरासारी विलयन कहलाएंगे। समझा? क्या कहेंगे? यदि किसी, लिखते रहो, किसी निश्चित ताप पर दो विलयनों का परासरण दाब समान हो तो ये समपरासारी विलयन कहलाते हैं। समपरासारी विलयन कहलाते हैं। यदि किसी निश्चित ताप पर दो विलयनों का परासरण दाब क्या हो? समान हो तो एक कैसे विलयन कहलाएंगे? समपरासारी विलयन कहलाते हैं। तो क्या करना है भाई? ध्यान दो। अगर दो विलयनों का, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई विलयन है, अगर उस विलयन के लिए हमने क्या लगाया? वाह्य दाब लगाया। वाह्य दाब ही क्या होता है? परासरण दाब होता है। वाह्य दाब ही क्या होता है? परासरण दाब होता है, जिसको हम लोग पाई बोलते हैं। पाई माने परासरण दाब। ठीक। अगर किसी विलयन के लिए परासरण का दाब मान लीजिए कुछ है और कोई दूसरा विलयन है, अगर उसके लिए भी परासरण का मान वही है, वो दोनों विलयन क्या कहलाएंगे? सम माने समान, परासारी माने परासरण। जिसमें परासरण का दाब का मान क्या हो? समान हो, वो क्या कहलाते हैं? समपरासारी विलयन कहलाते हैं। समझा? अब समपरासारी क्या होते हैं? समपरासारी अगर मान लो कि एक विलयन ये है हमारे पास और एक विलयन ये है हमारे पास, अगर इन विलयनों को मैं एक एसपीएम की सहायता से कनेक्ट कर दूं, अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या करूं? कनेक्ट कर दूं, तो बताओ, एक विलयन यह भी है और एक विलयन यह भी है, दोनों विलयन ही हैं, और दोनों विलयन कैसे हैं? समपरासारी। तो बताओ किधर से किधर जाने वाला है? बोलो। न तो ये इधर से इधर जाएगा, न तो ये इधर से इधर। जैसे पानी अगर लेवल बराबर हो तो क्या पानी इधर से इधर जाएगा? चाहे कितना भी ज्यादा भरा हो, कितना कम भरा हो, अगर दोनों के लेवल आपस में क्या है?
बराबर है तो पानी कभी इधर से उधर जाने वाला नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर परासरण दाब का मान समान है, यहाँ जितना परासरण दाब इसका है उतना परासरण दाब इसका है, दोनों के परासरण दाब समान है, तो अगर इनको इंटरकनेक्ट करोगे तो इसमें परासरण की क्रिया नहीं होगी। समझा? अर्थात यहां से एसपीएम से विलायक के कण न आएंगे और न जाएंगे। तो नीचे लिखिएगा इसमें परासरण की क्रिया नहीं होती। इनको आपस में जोड़ने पर ऐसे लिखो, इनको एसपीएम से, नहीं डायग्राम नहीं बनाना है, एसपीएम माने अर्ध पारगम्य झिल्ली से आपस में जोड़ने पर, से आपस में जोड़ने पर परासरण की क्रिया नहीं होती। परासरण की क्रिया क्या चेंज हो गया जी? क्या चेंज हो गया? अभी आप बोल रहे थे इसमें परासरण की क्रिया नहीं होती है, तो क्या लिखे जी? इनमें, इनको एसपीएम से आपस में जोड़ने पर परासरण की क्रिया नहीं होती, क्या लिखे हैं? अभी ये बोले थे, आप बोल लीजिए। हमें क्या पता तुम इतना तेज लिखती हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। इसमें परासरण की क्रिया, भाई सिंपल सी बात है, अगर दोनों तरफ दाब समान होंगे तो परासरण की क्रिया नहीं होगी। आप लोग देखो, हमारे जो डॉक्टर साहब लोग होते हैं सुई लगाते हैं, क्या लगाते हैं? सुई लगाते हैं। आप लोग लगवाए हैं? आप लोग सुने होंगे कि सुइयां दो प्रकार से लगाई जाती हैं, एक मसल्स में लगती हैं और एक नसों में लगाई जाती हैं। हड्डी में लगाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं जाना लगवाना तो हड्डी मत लगवा लेना। कहाँ लगवाना है? या तो मसल्स में, और या तो जो मसल्स वाला होता है उसको नसों में नहीं लगाया जाता, जो नसों वाला होता है उसको मसल्स में नहीं लगाया जाता, ये भी जानते नहीं। और अगर गलती से डॉक्टर लगा दिया तो निश्चित रूप से समस्या पैदा होना कंफर्म है। कारण क्या है समझो, जो हमारा नसें होती है, जो पतली पतली नसें होती हैं, उसमें जो हमारे ब्लड्स होते हैं, जो हमारा इसमें ब्लड फ्लो करता है ना, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, परासरण दाब, समझ आ रहा है? उसका जो परासरण दाब होता है, समझो बात को, हम लोग जब इंजेक्शन इसमें लगाएंगे तो ऐसे विलयन का लगाएंगे जिसका परासरण दाब का मान इसके क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। नहीं तो अंदर जब जाएगा तो वहां परासरण की क्रिया फिर से चालू हो जाएगी, और परासरण की क्रिया चालू हुई कि क्या होगा? विलयन और विलायक क्या होना शुरू, आपस में मिलना शुरू कर देंगे। किसके? ब्लड के। और जो हमारा क्या लगा हुआ है, इंजेक्शन लगा है, तो दुनिया भर के उसमें है ना बवाल चालू हो जाएंगे और आपके लिए खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए हम लोग ऐसे विलयन का प्रयोग करते हैं जो समपरासारी होते हैं। हमारे बॉडी में डॉक्टर लोग ऐसा लगाते हैं नसों में, जो हमारे ब्लड का जो फ्लो कर रहा है उसका परासरण दाब और जो हमारा ये सोल्यूशन है उसका परासरण दाब, दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यानी क्या होने चाहिए? समपरासारी होने चाहिए। समझा? और अगर मसल्स में क्यों लगाए जाते हैं? मसल्स वाला इंजेक्शन हार्ड होता है, समझ आ रहा ना? जो मसल्स में लगाते हैं वो बहुत हार्ड होता है। उसका कारण जानते हो? क्योंकि वहां परासरण की क्रिया आसान नहीं होती। वहां चूंकि मसल्स है, मसल्स में परासरण की क्रिया, वहां मतलब परासरण दाब का मान बहुत अधिक होगा। तो जो विलयन होगा उसके भी परासरण दाब का मान क्या होगा? बहुत अधिक होगा, क्योंकि वो उसके अनुसार लगाया जा रहा है ना। तो अगर हमारे मसल्स का परासरण दाब अधिक है, ठीक, इसलिए अगर किसी का मसल का बहुत टाइट होता है तो उसको बहुत पेन भी होता है ना? उसको इंजेक्शन लगा के लौटेगा तो उसको बहुत दर्द भी होता है।
और जिसका नॉर्मल होता है ना। हाँ, इसीलिए डॉक्टर देखो इधर लगाता है खूब, जो उसकी सुई होती है, वैक्सीन वगैरह देखे हो ना, इसे लगा देते हैं सीधा खटाक से, ठीक है ना। और वो सब जो होते हैं उनका जो दाब है और इनका जो दाब है, ये दोनों दाब लगभग लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिसका थोड़ा बराबर बराबर नहीं होता, जिसका ज्यादा दिक्कत होता है, बहुत पेन होता है, ऐसे पकड़ कर हलता रहता है, समझ। डॉक्टर क्या करता है, कहता थोड़ा सा रगड़ लो, रगड़ने से क्या होगा, थोड़ा वो प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी, प्रोसेस में हो जाता है, ठीक। ये सब जानते रहो आप लोग। समपरासारी समझ गया ना। ऐसे विलयन जिसके परासरण दाब मान क्या हो, समान हो, क्या कहलाएंगे, समपरासारी कहलाएंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ और इसके सेक्शन को। हड्डी में लगवा रहे हैं। अति परासरी विलयन, अगला हेडिंग करिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको समझते चलिए आप लोग। अति परासरी विलयन, अति परासरी, अगला हेडिंग करिएगा अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन, हाई ऑस्मोटिक सोल्यूशन। अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन लिखिएगा। ऐसे विलयन, ऐसे विलयन ऐसे विलयन जिसमें परासरण दाब का मान बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, अति परासरी, अति परासरी, अति परासरी विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जिसमें परासरण दाब का मान बहुत अधिक होता है, अति परासरी विलयन कहलाते हैं। जिसमें परासरण दाब का मान बहुत अधिक होता है, ठीक है। अति परासरी, अभी इसको हम थोड़ी इसका एग्जांपल समझाएंगे। और एक हेडिंग और कर लीजिएगा आप लोग, अल्प परासरी। लो ऑस्मोटिक सोल्यूशन, लो, लो ऑस्मोटिक सोल्यूशन, अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन। ऐसे विलयन जो यहां पे लिखे हैं ना, ऐसे विलयन जैसे परासरण दाब का मान बहुत अधिक होता है, वो अति परासारी कहलाते हैं। और जिसमें परासरण दाब का मान बहुत कम होता है, जहां अधिक लिखे वहीं कम कर लो। ऐसे विलयन जिसमें परासरण
दाब का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, अल्प परासरी विलयन कहलाते हैं। अल्प परासरी विलयन कहलाते हैं। अब देखिएगा इन दोनों का थोड़ा कंपेरिजन करते हैं। समपरासारी तो समझ गए सब लोग। समपरासारी में क्या होता है, परासरण और दाब का मान समान होता है। दो विलयन होते हैं, निश्चित तौर पर दोनों विलयन के परासरण और दाब का मान क्या होंगे, समान होगा। अगर परासरण और दाब का मान समान होगा तो समपरासारी कहलाएंगे। पक्का हो गया। अब हमारे पास क्या है, अतिपरासारी और अल्प परासारी। अतिपरासारी कौन होते हैं, जब आप लोगों को अचार बनाना होता है तो क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं। अति सांद्र विलयन में आम को रखते हैं, और आम बेचारा क्या होता है, ध्यान दो ध्यान दो, आम छोड़ो, चलो मान लो तो एक अंडा है, एक अगर अंडे के ऊपरी परत को हटा दिया जाए, छिलका जो होता है, जानते हैं आप लोग नहीं, चलो इसको हटाते हैं। ये देखिएगा, ये है अंडे का छिलका, और अगर इस अंडे के छिलकों को मैं हटा दूं, ध्यान समझना अच्छे से, कहानी मस्त है। अगर इस अंडे के छिलकों को मैं रिमूव कर दूं, ठीक, तो जो अंडा बचा उसको पकड़ो और ले जाकर के एक गाढ़ा नमक और पानी का विलयन घोले रहो, एकदम गाढ़ा, नमक की मात्रा खूब हो, ठीक, और उसमें डाल दो। नमक की मात्रा खूब होगी, अत्यधिक गाढ़ा होगा, तो क्या होगा, ध्यान समझना। जैसे ही इसको अति सांद्र वाले में डालोगे, अति सांद्र विलयन में, ये क्या है, यहाँ पे नमक और पानी है, क्या है, नमक और पानी है। अति सांद्र वाले विलयन में जब इस अंडे को डाला जाएगा तो क्या होगा, समझना। अति सांद्र वाला विलयन अति परासारी कहलाता है। क्यों अति परासारी कहलाता है, क्यों अति परासारी कहलाता है, क्योंकि ये क्या काम करेगा बताओ, ये बहुत ज्यादा सांद्र है। अत्यधिक सांद्र होगा तो इसका मतलब इसके पास पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और अंडे के पास पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और इस दौरान क्या होगा बताओ, अंडे की साइज बढ़ेगी कि घटेगी या वही रहेगी, छोटी हो जाएगी। समझो भाई। अब ये अंडा क्या होगा, इसकी साइज बदल करके कैसी होने वाली है भाई, छोटी, मतलब एकदम छोटी नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हुआ सोम्या, क्योंकि यहां से पानी निकल कहां जाएगा, क्योंकि वो कैसा है, अति परासरी विलयन है। और अति परासरी विलयन होगा अगर, तो क्या करेगा, विलायक वाले, जहां विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, जहां अल्प परासरी वाला होगा, ये अल्प परासरी वाला है और ये अति परासरी वाला है, तो अति वाला क्या करेगा, पानी को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके पास पानी की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ये क्या होता जाएगा, संकुचित होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, यही फैक्टर अचार में भी काम करता है। अचार क्या होता है, आप जब ताजा ताजा आम लाते हो, रखते हो, एकदम फ्रेश होता है, ताजा, मतलब एकदम टाइट टाइट दिखता है, और जब उसको आप नमक में और वो सब मिला करके रख देते हो, अति सांद्र मटेरियल में आप किलो किलो भर नमक डाल लेते हो, अति परासरी विलयन आप लोग यूज करते हो। कैसा विलयन यूज करते हो, जो नमक और वो मिला करके रखे हो ना आप लोग, जिसको गांव कहते हैं नुनचाई दे, ठीक, हाँ, वो जो होता है वो बहुत ज्यादा परासरी होता है, अति परासरी होता है, पानी की मात्रा उसमें बहुत कम होती है। अब आप सोचो, आम के बॉडी से वो क्या करेगा, पूरे पानी को खींच खींच करके निकाल लेगा, और आम को क्या कर देगा, संकुचित कर देगा। मेरी बात को समझ में आया। ये एग्जाम्पल किसका है, अति परासरी का। अति परासरी में क्या होता है, परासरण की क्रिया किधर किधर होगी, बोलो, इसमें परासरण की क्रिया कहां से कहां होगी, अति से अल्प की ओर होगी कि अल्प से अति की ओर होगी। अरे भाई, अति वाला ये है, अल्प वाला ये है, अल्प परासरी है, तो अल्प से किधर हो रहा है, अल्प से अति की तरफ हो रहा है। भाई पानी किधर किधर जा रहा है, पानी अंडे से निकल कहां जा रहा है, बाहर तरफ, तो ये बाहर वाला कैसा है, अति परासरी है, तो अल्प परासरी से अति परासरी की तरफ। ध्यान दो, इसमें परासरण की क्रिया अल्प से कहां होती है,
अल्प से अति की ओर, अति की ओर। अब ध्यान दो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं उसी अंडे को छीला हूं, अब ये अति सांद्र नहीं है, नमक वमक नहीं मिलाया हूं, सीधा पानी रख दिया हूं। क्या रख दिया हूं, पानी रख दिया हूं। और यह शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक होगा, उसमें थोड़ी मात्रा में इधर उधर मान लीजिए इंप्योरिटी होगी, वो कैसा कहलाएगा, अल्प पराशरी कहलाएगा। अब ध्यान दो, अब अगर अंडा और पानी की तुलना करो तो अति वाला कौन हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, और अल्प वाला कौन हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अब कौन सी क्रिया होगी, अब बताओ, अंडे से पानी में जाएगा, पानी में से अंडे में जाएगा, पानी में अंडे वेरी गुड। अंडे की साइज क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, वेरी गुड। पानी कहां से कहां जाना शुरू करेगा, अंडे में जाना शुरू करेगा, और इसकी साइज क्या होना शुरू होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। हाँ भाई, जाकर के चेक कर लेना, पहले क्या करना, अंडे को माप लेना। किससे मापोगे, किसी है ना, कोई बर्तन होगा छोटा मोटा, उसमें डाल साइज चेक करना। हाँ, अब इसमें अपने से चला जा रहा है आराम से, तौलने से नहीं जी, साइज की बात कर, तुम तौलने की बात बता रहे, साइज चेक करना होगा। चूंकि वो तो मान लो स्क्रू गेज से मापा जाता है, बट स्क्रू हमारे पास है नहीं, तो हम लोग हाँ धागे से माप लेना, चाहे जिससे माप लेना, मेजरमेंट करके रख लेना उसको। फिर अंडे को पानी में छील करके डाल देना, 1 घंटे बाद निकाल लेना उसको। निकालने के बाद चेक करना कि क्या अंडे की साइज बढ़ी या घटी। समझ में आया, पक्का हुआ। इसमें वाले में क्या होगा, अति से कहां जाएगा, अल्प की ओर जाएगा। एक बात निकल के आ रहा है कि जो चीजें फूल रही हैं उसमें कहानी कहां होती है, अति पराशरी से अल्प पराशरी की, और जो पिचक रही हैं, जो संकुचित हो रही हैं, जो पास वो क्या होगा, अल्प से अति की ओर। तो मुरब्बा, अचार, ये सब कैसे हैं, अल्प पराशरी से इसमें विलायक के कण कहां से कहां जाते हैं, अल्प पराशरी से अति पराशरी की तरफ जाते हैं। समझ में आ रहा है, ये दोनों और तीनों का कॉम्बिनेशन समझ में आया, सम पराशरी, अति पराशरी, अल्प पराशरी। पक्का हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है, एकदम इसको ध्यान से समझ रहा, मस्त है। अंडे वाला एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, अंडा कब संकुचित होता है और कब सिकुड़ता फैलता है, इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसको आप शुद्ध पानी में डालोगे तो फैलने लगेगा, और नमक पानी घोल करके डाल दोगे तो और छोटा हो जाएगा। दोनों को समझ आया, मतलब अगर अंडे को छील करके ऊपर वाली परत को हटा दो, हटाने के बाद अगर उसको खूब नमक पानी मिला दो, 4 चम्मच 5 चम्मच नमक डाल दो, और फिर अंडे को डालोगे तो आप देखोगे अंडा क्या होना शुरू हो जाएगा, सिकुड़ना चालू होगा। और आप अगर शुद्ध पानी में डाल दो केवल अंडे को छील करके, तो क्या होना शुरू होगा, साइज बढ़ा होना शुरू होगा। समझ आया, क्योंकि इस दौरान पराशरण की क्रिया होती है। पक्का हो गया, इसको लिख लिया आप लोग, ठीक, लिखे है ना इसको, हाँ यार सब लिख लो पूरा, ये भी लिख लेना ना। इसमें पराशरण की क्रिया अल्प से अति की ओर, और इसमें अति से अल्प की ओर। अति अल्प समझ में आ रहा है ना, अल्प पराशरी से अति की ओर,